तो आपको अब हम हरियाणा बीजेपी में हुई बगावत का भी एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि इस बगावत के पीछे नाराजगी है या इसके पीछे कोई रणनीति है। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव के लिए जिन 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, उस सूची को लेकर अब बीजेपी में बगावत हो गई है। बीजेपी बड़ी अनुशासित पार्टी मानी जाती है। बीजेपी में बगावत नहीं होती, बीजेपी में विद्रोह नहीं होता, बाकी पार्टियों के मुकाबले तो बहुत ही कम होता है, अगर कभी हुआ भी हो। लेकिन इस तरह का विद्रोह बीजेपी में जो दिखाई दे रहा है, शायद इससे पहले नहीं दिखा। इसमें बीजेपी ने 3 मंत्रियों समेत कुल 9 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं और बाकी 21 सीटों पर भी उसने ऐसे नेताओं को टिकट दे दिया जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं, यानी जो इंपोर्टेड नेता हैं। इनमें 7 नेता कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी के हैं और 4 नेता इंडियन नेशनल लोकदल से आए हैं, जिन्हें बीजेपी ने इस बार के हरियाणा चुनाव में टिकट दे दिया। और इसी वजह से बीजेपी में बगावत हो रही है, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो अपने नेता हैं, वो इस बात से नाराज हैं कि हम वर्षों से मेहनत करते आ रहे हैं, आप हमारी अनदेखी करके जो इंपोर्टेड नेता हैं, जो अभी कल आए हैं दूसरी पार्टियों से, उन्हें आप टिकट दे रहे हैं। हरियाणा में कुल मिलाकर 29 सीटें ऐसी हैं जिन पर टिकट बंटवारे से बीजेपी के नेता नाराज हैं और इनमें भी 11 नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफा देकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और इनमें 2 नाम बहुत बड़े हैं, एक है सावित्री जिंदल और दूसरा है रणजीत चौटाला का। और टिकट नहीं मिलने से बीजेपी के नेता कितने भावुक हैं और कैसे बीजेपी के नेता अपने अपने इलाकों में जाकर अपने समर्थकों के सामने फूट फूट कर रो रहे हैं, अपने गांव में जा रहे हैं और उनके आंसू निकल रहे हैं आंखों से, ये आप देखिए इन वीडियोस में। ये संगठन की लड़ाई हम आप लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे और आप लोग हमारी ताकत बने। वो सच्चे आदमी चाहिए अपनी तरह, और अपने भीख मांगो कभी फंसा। आप करें या मैं तुमने करो। 2 साल में हमने केवल 10 दिन को हरियाणा बुलाया है, सोनीपत बुलाया है। इतना हमारे पास समय नहीं है, पिछले 2 साल से वो घर नहीं आई है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस बगावत के पीछे वाकई में नाराजगी है या फिर इसके पीछे बीजेपी की कोई रणनीति है। असल में कर्णदेव कंबोज, रणजीत चौटाला, सावित्री जिंदल, दीपक डागर, कविता जैन, शशि रंजन परमार और विशंभर वाल्मीकि जैसे नेताओं को अगर बीजेपी टिकट दे देती तो शायद बीजेपी के टिकट पर ये नेता हार सकते थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 46 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन से इस बार पीछे रही थी लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब अगर ये नेता निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं तो इससे इन नेताओं के जीतने की या इन नेताओं द्वारा वोटों को बांटने की संभावना, वोटों को काटने की संभावना बन सकती है, जिससे बीजेपी को ही लाभ होगा। तो 2 चीजें हैं, बीजेपी को लेकर 10 साल बीजेपी शासन में रही, उसे लेकर जो लोगों में नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी जिसे हम कहते हैं, उसका असर इन नेताओं पर भी पड़ सकता था। अगर ये बीजेपी की टिकट पर लड़ते तो वो नाराजगी इन नेताओं के प्रति, इन नेताओं की तरफ भी जाती और हो सकता है कि ये हार जाते। अब ये बीजेपी से अलग होकर जब ये लड़ेंगे तो एक तो यह है कि इनकी नाराजगी थोड़ी कम हो जाएगी, जनता की नाराजगी इन्हें कम झेलनी पड़ेगी। अपने चुनाव प्रचार में ये कह सकते हैं कि हमने तो बीजेपी को छोड़ दिया है, इसलिए बीजेपी का गुस्सा हम पर मत उतारिए। दूसरा, या तो ये नेता चुनाव जीत जाएंगे तो ये दोबारा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या बाहर से बीजेपी की सरकार को समर्थन दे सकते हैं। तीसरा, अगर नहीं भी जीते तो कम से कम ये बीजेपी विरोधी वोटों को काट सकते हैं। बीजेपी के विरोध में जो वोट पड़ रही हैं उन्हें ये नेता काट सकते हैं और अगर इन्होंने इतना भी काम कर दिया तो बीजेपी का काम बन जाएगा।
बीजेपी शायद यही चाहती है कि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हो, क्षेत्रीय दलों के उम्मीदवारों की जीत हो, ताकि ये निर्दलीय उम्मीदवार बाद में उसकी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकें। अगर एक हंग असेंबली होती है, किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है, तो फिर बीजेपी को इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इस बगावत के पीछे यही रणनीति है, ये दावा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन राजनीति की जो सेंस है, वो जो कहती है, वो हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से हरियाणा के बड़े बड़े नेता बीजेपी से खुलेआम इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उससे यह लगता है कि बीजेपी हरियाणा में गोवा के फॉर्मूले को दोहराना चाहती है। गोवा में ऐसा हो चुका है। अब देखिए गोवा में क्या हुआ था। वर्ष 2022 में गोवा में विधानसभा के चुनाव हुए, तब बीजेपी की सरकार को वहां हरियाणा की तरह ही 10 साल पूरे हो चुके थे और बीजेपी के खिलाफ भी वहां पर गोवा में बड़ी एंटी इनकम्बेंसी की लहर थी। बीजेपी की सरकार को लेकर थकावट हो गई थी, लोगों में नाराजगी थी, लोग थक चुके थे। और उस समय चुनाव से पहले लोगों का कहना था कि इस बार बीजेपी का हारना तय है, बीजेपी कमजोर दिख रही है। इसके बाद बीजेपी ने वोटों के बिखराव के लिए, वोटों को काटने के लिए कई नेताओं के टिकट काट दिए, जिनके बाद इन नेताओं ने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा और ये नेता जीत भी गए। और निर्दलियों को 9% से ज्यादा वोट मिले थे गोवा में, जबकि कांग्रेस को 23.5% वोट मिले थे, जो सबसे बड़ी विरोधी थी बीजेपी की। अगर उस समय निर्दलियों के 9% वोट कांग्रेस को मिल जाते तो कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी के बराबर होता और गोवा में कांग्रेस सत्ता में आसानी से आ सकती थी। लेकिन बीजेपी के ही बागी नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़कर पूरी कहानी को पलट दिया। इसके अलावा गोवा में आम आदमी पार्टी को 6.7% वोट मिला, टीएमसी को 5.2% वोट मिला और गोवा में वोट के विभाजन से, क्योंकि जो बीजेपी विरोधी वोट था वो इतने भागों में कट गया, एक हिस्सा आम आदमी पार्टी ले गई, एक हिस्सा तृणमूल कांग्रेस ले गई और बाकी के निर्दलीय ले गए। उसकी वजह से बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी लहर होते हुए भी चुनाव जीतना आसान हो गया और ऐसा लगता है कि गोवा के इसी फॉर्मूले को बीजेपी हरियाणा में भी लागू करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हरियाणा में भी कई दल इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें जननायक जनता पार्टी का चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है। तो एक गठबंधन तो यह हो गया जिसमें जाट वोट और दलित वोट एक साथ वहां जाएगा, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल का बीएसपी के साथ गठबंधन हो गया है, इसलिए एक और जाट वोट और दलित का कॉम्बिनेशन यहां चला जाएगा। तो ये 2 वोट दलितों के यहां कटेंगे और 2 ही जगह जाटों के वोट कटेंगे। अब कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस वोटों की इस लीकेज को रोकना चाहती है, जिसे वो गोवा में रोक नहीं पाई थी। हालांकि हम फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह सिर्फ हमारा एक अनुमान है। अंदर कौन नेता क्या सोचता है, वो कभी अपनी रणनीति किसी को बाहर बताता नहीं। असल में बीजेपी क्या सोच रही है और चुनाव में क्या होगा, ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा, जब हरियाणा चुनाव के नतीजे आएंगे। अभी तो हम आपको अपना एक असेसमेंट बता सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, 2 बहुत बड़ी बातें इस बार देखने को मिल रही हैं। सावित्री जिंदल बीजेपी से नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। सावित्री जिंदल कौन है? वो मशहूर उद्योगपति नवीन जिंदल की मां है। नवीन जिंदल कौन है? वो बीजेपी की टिकट पर इस बार हरियाणा से ही लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने हैं और वो इस समय बीजेपी में शामिल है। क्या नवीन जिंदल के परिवार से, और वो भी नवीन जिंदल की मां, बीजेपी के खिलाफ ऐसे खुलकर बगावत कर सकती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, रंजीत चौटाला कौन है? रंजीत चौटाला स्वर्गीय देवीलाल के पुत्र हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के भाई हैं। वो भी बहुत बड़े नेता हैं और अभी तक इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे हैं। और अब उन्होंने कितनी आसानी से बगावत कर दी और कहा कि उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इन सब के जो फैसले हैं, ये थोड़ी शंका पैदा करते हैं। अब हो सकता है कि वाकई में ये सही हो और वाकई में ये नाराज होकर निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हों, और यह भी हो सकता है कि ये एक रणनीति हो। राजनीति एक ऐसा खेल है जिसमें अगला दांव कौन सा होने वाला है, ये किसी को पता नहीं चलता।